दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे Facebook पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। YouTube पर बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो पर कमेंट कर और इसे लाइक तथा शेयर करके भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। आज सभी दल और राजनेता अंबेडकर के नाम की माला जप रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कितने राजनेता अंबेडकर की मूल भावना और उनके सिद्धांतों को समझ पाए हैं। सवाल यह भी है कि इस दौर में कितने राजनेता सच्चे अर्थों में दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ राजनेता जरूर दलितों की आवाज़ उठाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जनता ऐसे नेताओं पर विश्वास नहीं जता पा रही है। बहुत कम राजनेता ऐसे हैं जिन पर जनता दलितों की आवाज़ उठाने के लिए विश्वास जताती है। एक समय था जब कांशीराम जी और बहन मायावती जी ने दलितों की आवाज़ मुखरता से उठाई थी। आज बहुजन समाज दलितों की आवाज़ उठाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद पर विश्वास जता रहा है। आज प्रखर राजनेता चंद्रशेखर आज़ाद मुखरता से बहुजन समाज की आवाज़ उठा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ दलितों की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, बल्कि हर उस वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं जिनकी कोई नहीं सुनता है। यही कारण है कि चंद्रशेखर आज़ाद लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इस लोकप्रियता का आधार यह है कि बहुजन समाज को यह विश्वास है कि चंद्रशेखर आज़ाद हर हाल में और हर समय उनके लिए खड़े हैं। यही कारण है कि इस दौर में युवा वर्ग बहन मायावती जी के बजाय चंद्रशेखर आज़ाद को ज़्यादा पसंद कर रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद जिस प्रखरता से बहुजन समाज की आवाज़ उठाते हैं, उनका वह अंदाज सभी को पसंद आ रहा है। बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद पूंजीवाद के गद्दे पर बैठकर दलितों के हक की आवाज़ नहीं उठाते हैं। उन्होंने स्वयं संघर्ष किया है और पुलिस की लाठियां खाई हैं। इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद स्वयं दलितों के संघर्ष को समझते हैं। उनका मानना है कि अगर बहुजन समाज एक हो गया तो अंबेडकर के सपनों का भारत बनने में देर नहीं लगेगी। इस दौर में सभी राजनीतिक दल अंबेडकर पर अपना अधिकार जताने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि सभी राजनीतिक दल महापुरुषों के आदर्शों को आत्मसात न करके उन्हें मात्र प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल कर वोट बैंक की राजनीति करने लगते हैं। विडंबना यह है कि इस दौर में जिस तरह से प्रतीकों की राजनीति हो रही है, उसने महापुरुषों को मात्र मूर्तियों तक ही सीमित कर दिया है। इस नए माहौल में न ही तो राजनीतिक दलों को महापुरुषों के आदर्शों की चिंता है और न ही इन दलों के पीछे चलने वाली भीड़ में महापुरुषों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने की हिम्मत है। विडंबना तो यह है कि जिस दलित वर्ग के उत्थान के लिए अंबेडकर ने अपना सारा जीवन लगा दिया, वह दलित वर्ग भी केवल अंबेडकर की पूजा तक ही सीमित रह गया। न तो दलित नेताओं ने अंबेडकर के आदर्शों को आत्मसात कर दलितों में वैज्ञानिक चेतना पैदा करने की कोशिश की और न स्वयं दलितों का एक वर्ग अंबेडकर की मूल चेतना को पकड़ पाया। यही कारण है कि वह धर्म की रूढ़ियों में फंसकर रह गया। दरअसल अंबेडकर ने इस सत्य को बहुत पहले ही समझ लिया था कि जब तक दलित वर्ग अपनी शक्ति को पहचान कर सत्ता का भागीदार नहीं बनेगा, उसकी उपेक्षा होती रहेगी। यही कारण था कि उन्होंने दलितों के आरक्षण की वकालत की। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस दौर में सत्ता का भागीदार बने दलित नेताओं को वास्तव में अंबेडकर के विचारों एवं आदर्शों की चिंता है? आज हर राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। यही कारण है कि आज भी आम दलित को शोषण का शिकार बनाया जा रहा है। यह विडंबनाई है कि आज राजनीतिक दल अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल अपने उत्थान के लिए कर रहे हैं, न कि दलितोत्थान के लिए। सवाल यह है कि आज़ादी के बाद राजनेताओं ने अंबेडकर चिल्लाने और अंबेडकर के नाम पर विभिन्न परियोजनाओं का नामकरण करने के अलावा किया ही क्या है? क्या आज़ादी के बाद हमारे राजनेता अंबेडकर के आदर्शों को आत्मसात कर पाए हैं?
क्या केवल अंबेडकर के नाम पर पार्क बना देने, उनकी मूर्तियां स्थापित कर देने और उनके विचारों को विचार गोष्ठियों में दोहरा देने मात्र से ही हम इस दौर में अंबेडकर को प्रासंगिक बना सकते हैं? शायद नहीं। बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित कर पानी की तरह पैसा बहा देना अंबेडकर का सपना नहीं था। करोड़ों रुपए का हार पहनकर भव्य पंडाल में दलितों और उनके अनुयायियों के लिए महाभोज आयोजित करना भी बाबा साहब की प्राथमिकताओं में नहीं था। क्या ऐसे आयोजनों से वास्तव में दलितों का स्वाभिमान जाग सकता है? शायद स्वादिष्ट भोज का आनंद लेते हुए उस समय के लिए उनका स्वाभिमान जाग जाए, लेकिन गांव में बैठे उस दलित के स्वाभिमान का क्या होगा जिसे 1 जून की रोटी भी नसीब नहीं है? हमारे राजनेता कुछ हजार या कुछ लाख लोगों को भव्य भोज देने की अपेक्षा गांव के आखिरी आदमी को 2 जून की रोटी देने के बारे में कब सोचेंगे? अंबेडकर ने दलितों के जिस स्वाभिमान की बात की थी वह वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित नहीं था। इस दौर में सबसे दुखद यही है कि वोट बैंक की राजनीति के तहत दलितों के स्वाभिमान को जगाने की बात हो रही है। आज के राजनेता जब दलितों के साथ खाना खाते हैं और दलितों के घर में ही रात गुजारते हैं तो दलितों का स्वाभिमान जागने लगता है, लेकिन जैसे ही राजनेता अपने महलों में वापस लौटते हैं दलितों की जिंदगी पुराने ढर्रे पर लौटने लगती है। अनेक आश्वासनों के बाद जब दोबारा दलितों को पुरानी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है तो उन्हें स्वयं महसूस होने लगता है कि यह वोट बैंक का छलावा है। राजनेताओं द्वारा दलितों का स्वाभिमान जगाने की इस खोखली प्रक्रिया से दलित अपना पुराना स्वाभिमान भी खो देते हैं। दरअसल यह दलितों को उठाने की नहीं बल्कि गिराने की एक कुटिल चाल है। जो दलित सत्ता के पिछलग्गू बन राजनेताओं की इस चाल का हिस्सा बन जाते हैं उनका स्वाभिमान अभिमान में बदल जाता है और दूसरे दलितों के प्रति उनका व्यवहार भी शोषणकारी हो जाता है, जबकि आम दलित का स्वाभिमान अपने पुराने स्तर से भी नीचे स्तर पर गिर जाता है। इन नारों एवं अभियानों में एक आम दलित के हाथ कुछ नहीं लगता। अंबेडकर ने दलितों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए शुरू में मात्र 10 वर्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि हमारे राजनेताओं ने आरक्षण की इस व्यवस्था को भी वोट बैंक का हथियार बना लिया और आज भी दलितों के आरक्षण को खत्म करने की कोशिश हो रही है। दलित साहित्यकार दया पवार ने अपने बहुचर्चित आत्मकथनात्मक उपन्यास अछूत में दलित आंदोलन का खरा चित्रण किया है। उनका चित्रण इस तरह से है: जब तक बाबा साहब जीवित थे उस राजनीति में एक जीवित उष्मा थी, तब ज्वालामुखी सा यह समाज उफनता रहा। खेत काम करने का आंदोलन गांव गांव सुलग रहा था। बाहर की अथार्थ गुलामगिरी, ये हम काम नहीं करेंगे, स्वाभिमान की यह हवा बाहर लोगों में संचरित हो रही थी। पहाड़ों से टकराने की धमक इस आंदोलन में थी, परंतु बाबा साहब की मृत्यु के बाद एक खंबे का तंबू जिस तरह से झंझावाती तूफान में धूल में मिल जाता है, ठीक वही दुर्दशा इस आंदोलन की हुई। दूसरों के महलों में मत भटको, अपनी झोपड़ी बचाओ। बाबा साहब का यह उपदेश हवा में घुलने लगा। जिस तरह से मक्खी गुड़ से चिपकती है वैसे ही वे सत्ता से चिपकने लगे। निसंदेह दया पवार ने दलित आंदोलन के आंतरिक सत्य को सटीक शब्दों में प्रकट किया। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस दौर में बाबा साहब की माला जपने वाले लोग ही बाबा साहब के उपदेशों के साथ छल कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं मूर्ति पूजक नहीं बल्कि मूर्ति भंजक हूँ। दुखद यह है कि इस समय अंबेडकर के अनुयायियों में उनकी मूर्तियां लगाने की प्रतिस्पर्धा हो रही है। अंबेडकर के प्रति अंधश्रद्धा से दलित आंदोलनों को एक बड़ी क्षति हुई। यहाँ अंधश्रद्धा का अर्थ गलत संदर्भ में न लिया जाए। इसका अर्थ यह है कि उनके विचारों को जाने बिना उनके प्रति श्रद्धा रखना। इस प्रक्रिया से सबसे अधिक हानि दलितों की ही हुई। दूसरी तरफ अंबेडकरवादी नवबौद्ध भी खोखले आदर्शवाद में उलझ कर रह गए। दरअसल अंबेडकर ने जाति प्रथा का गंभीरता से अध्ययन किया था। अंबेडकर अभावों और जाति प्रथा के साथ जुड़े कलंक से जूझते हुए ही पले थे। उन्होंने इस अन्यायपूर्ण सामाजिक विषमता के विरुद्ध विद्रोह किया और पूरी शक्ति से इसे मिटाने का प्रयत्न किया। सवाल यह है कि आज हर क्षेत्र में जागरूकता आने के बाद भी क्या जाति प्रथा मिट सकी है?
इस दौर में भी दलितों पर अत्याचार कर क्या हम जाति प्रथा की तीव्रता को बढ़ा नहीं रहे हैं? राजनेताओं ने जाति प्रथा को और अधिक बढ़ाया है। किसी संसदीय क्षेत्र में उम्मीदवार की जाति के लोगों की संख्या देखकर ही टिकट का बंटवारा किया जाता है। जाति प्रथा की तीव्रता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इस दौर में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं रुकी नहीं हैं। लेकिन इन सब विसंगतियों पर राजनेताओं का ध्यान क्यों जाएगा? दलित उत्थान के बारे में सोचने की फुर्सत तो तब होगी जब उन्हें अपने उत्थान की योजनाओं से फुर्सत मिले। अब अंबेडकर जैसे महापुरुषों को केवल प्रतीक बना देने से काम नहीं चलेगा। केवल अंबेडकर की मूर्तियों पर राजनीति करने से हम अंबेडकर के आदर्शों की सुरक्षा नहीं कर सकते। आज अगर अंबेडकर जीवित होते तो भारत की यह दशा देखकर दुखी होते। क्या अंबेडकर ने इसी भारत का सपना देखा था? क्या यही चाहते थे अंबेडकर? मात्र अपने स्वार्थ के लिए अंबेडकर जैसे महापुरुषों के नाम का इस्तेमाल कर हम किस भारत का निर्माण कर रहे हैं? बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।